नमस्कार दोस्तों। आप में से कई लोग नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज देखा होगा, खाकी द बिहार चैप्टर। उस वेब सीरीज में जो आईपीएस ऑफिसर को दिखाते हैं वो कैरेक्टर एक्चुअली इंस्पायर्ड है बिहार आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा से। ये वेब सीरीज के रिलीज के बाद ये आईपीएस ऑफिसर काफी फेमस हुए थे। पर अभी क्या हुआ दोस्तों, बिहार पुलिस ने भ्रष्टाचार और कथित रूप से फिनेंशियल गेन्स के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है इनके ऊपर। बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग द्वारा दायर शिकायत के अनुसार लोढ़ा ने प्रोडक्शन हाउस फ्राइडे स्टोरी टेलर के साथ एक डील किया था। प्रोडक्शन हाउस के साथ उनका सौदा कथित तौर पर केवल ₹1 का था, लेकिन पुलिस का दावा है कि उनकी पत्नी के खाते में 49 लाख रुपए का लेन देन हुआ था। समझ रहे हो आप? एक्चुअली खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज का प्रोडक्शन हाउस है फ्राइडे स्टोरी टेलर। फ्राइडे स्टोरी टेलर का इस आईपीएस ऑफिसर के साथ एक डील हुआ था। डील क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो वेब सीरीज है इस आईपीएस ऑफिसर से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली इस आईपीएस ऑफिसर ने एक किताब लिखा था, द बिहार डायरीज। उस किताब के ऊपर बेस्ड है खाकी द बिहार चैप्टर। अब बात यह है दोस्तों, ये आईपीएस ऑफिसर कोई एस्टैब्लिश्ड राइटर या ऑथर नहीं है, तो कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये कोई किताब नहीं लिख सकता। बेसिकली इससे इनका कोई अर्निंग्स नहीं आना चाहिए। तो भले प्रोडक्शन हाउस फ्राइडे स्टोरी टेलर के साथ इनका जो डील हुआ वो केवल ₹1 के लिए हुआ, फिर भी इनकी पत्नी के बैंक अकाउंट में पहुंचे 49 लाख। दैट इज द प्रॉब्लम। तो इधर एक सवाल उठता है दोस्तों, क्या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल का दूसरा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है? यह समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा सेंट्रल सिविल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1955, जो ये कहता है नो गवर्नमेंट सर्वेंट शाल except with the previous sanction of the government engage directly or indirectly in any trade or business or undertake any employment. So it is clear, government servants किसी भी तरह का ट्रेड, बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडरटेक नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, it has been further emphasized in the explanation thereunder that canvassing by a government servant in support of the business of insurance agency, commission agency, etc. owned and managed by his wife or any other member of his family shall be deemed to be a breach of this sub rule. ऐसा भी नहीं उस गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ या कोई रिलेटिव्स कोई बिजनेस कर रहा है और ये गवर्नमेंट सर्वेंट उस बिजनेस के लिए कैनवास कर रहा है, ये भी अलाउड नहीं है, ब्रीच ऑफ रूल हो। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में क्या हुआ है, देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर आपसे लिखा हुआ एक किताब का मूवी बन रहा है या फिर वेब सीरीज बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको रॉयल्टी अमाउंट मिलना चाहिए। बट ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट ये पैसे ले भी नहीं सकते थे। फिर भी जब इनकी किताब का वेब सीरीज बन रहा है तो एक डील तो साइन करना पड़ेगा। तो इसलिए इस आईपीएस ऑफिसर ने डील के टाइम पर केवल ₹1 लिए थे। पर अब बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का एलिगेशन यह है कि उनकी पत्नी के अकाउंट में 49 लाख रुपीस पहुंचे हैं। नाउ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, एनी पर्सन हैविंग ए गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया इज नॉट अलाउड टू एंगेज इन एनी बिजनेस और परस्यू अनदर जॉब। अब और एक डाउट आ सकता है, मान लीजिए मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, मुझे ये बात पता है कि मैं कोई जॉब या बिजनेस अंडरटेक नहीं कर सकता, बट एट द सेम टाइम अगर मैं कोई ऐसा जॉब या बिजनेस अंडरटेक करूंगा जो बिल्कुल नॉन रेम्यूनरेटिव है, मतलब मुझे उस बिजनेस से या जॉब से बिल्कुल पैसे नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं वो कर सकता? तभी आप नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब आप एक गवर्नमेंट जॉब करोगे तो आपका एक ऑफिशियल पोजीशन होगा, है कि नहीं? उस ऑफिशियल पोजीशन का एक ऑफिशियल कैपेसिटी भी होगी। तो जब आप एक बिजनेस या जॉब करोगे, मान लीजिए आप पैसे ले भी नहीं रहे हो, तभी आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी का फेवर मिल सकता है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को या फिर बिजनेस एंटिटी को। इसलिए ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। नो, अपार्ट फ्रॉम सैलरी एक गवर्नमेंट ऑफिसर का क्या क्या अर्निंग्स हो सकता है? नंबर 1, इनकम बाय रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड और परचेज्ड विथ हर और हिज इनकम। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है जो आपने परचेज किया है या फिर आपको माँ बाप से मिला हुआ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आप रेंट में दे सकते हो, वो अर्निंग्स आपका हो सकता है। सेकंड, ये टोकन ऑनरेरियम फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स। ऑनरेरियम मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, कोई स्पेशल असाइनमेंट के लिए या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए आपको नॉमिनल पेमेंट दिया जाएगा। इसे आप सैलरी नहीं बोल सकते, बेसिकली आपने जो काम किया एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आपको दिया जाएगा।
तो ये ऑनरेरियम आप एक्सेप्ट कर सकते हो जो स्पेशल असाइनमेंट्स के लिए आपको मिलते हैं। थर्ड इज ट्रैवलिंग अलाउंसेस फॉर आउट ऑफ स्टेशन ड्यूटीज। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर आपका आउट ऑफ स्टेशन ड्यूटी है तो ट्रैवलिंग के लिए खर्चा तो होगा, तो वो ट्रैवलिंग अलाउंसेस आप ले सकते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, अगर आपका कोई बैंक डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह है, उसका इंटरेस्ट एक अर्निंग है, वो आप ले सकते हो। एंड 5 इज रॉयल्टी ऑन बुक्स। नाउ दिस इज कंफ्यूजिंग, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया एज एन आईपीएस ऑफिसर वो रॉयल्टी नहीं ले सकते किताब का, पर देखिए दोस्तों इसका एक रूल है, द इनकम फ्रॉम लिटरेरी, कल्चरल और आर्टिस्टिक एफर्ट्स विच आर नॉट एडेड बाय द नॉलेज एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ सर्विस इज नॉट फी and can be retained in full by these offices and order issued by Department of Personnel and Training। अगर कोई IAS, IPS या IFS ऑफिसर ऐसे कोई किताब लिखते हैं जो उनके जॉब से बिल्कुल एसोसिएटेड नहीं है या फिर उनके प्रोफेशन से जो नॉलेज एक्वायर किया है उससे नहीं लिखा हुआ है, तो उसके लिए वो रॉयल्टी ले सकते हैं। पर इस पर्टिकुलर केस में IPS ऑफिसर ने जो किताब लिखा है वो है बिहार डायरीज। अब बिहार डायरीज में ऑब्वियसली बात है दोस्तों, उनका एक्सपीरियंस लिखा है एज एन आईपीएस ऑफिसर इन बिहार, तो उस किताब का रॉयल्टी उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है दोस्तों, इनकम फ्रॉम लिटरेरी, कल्चरल और आर्टिस्टिक एफर्ट्स विच आर नॉट एडेड बाय द नॉलेज एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है दोस्तों, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस ऑफिसर्स को जो फीस मिलते हैं एज रॉयल्टी, अगर 1500 से ज्यादा है उसका 1/3 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आईपीएस ऑफिसर को एक किताब लिखने से 5000 रुपीज रॉयल्टी मिला, 5000 में से 1500 वो रख सकते हैं, बाकी 3500 का 1/3 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करना पड़ेगा। और ये एक फाइनेंशियल ईयर का है, ध्यान दीजिएगा, अगर दूसरे फाइनेंशियल ईयर में और रॉयल्टी मिल रहा है उसका अलग देना पड़ेगा। एक्चुअली ये रूल इशू हुआ था 1959 में, ठीक है, 1959 में ये रूल इशू होने के बाद फिर 2005 में अमेंड हुआ था। 1959 के हिसाब से 1500 की जगह 250 रुपीज था, मतलब 250 से अधिक जितने भी फीस मिलता है उसका 1/3 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करना था। पर देखिए 1959 का 500 मतलब 2005 का 5000 का इक्विवेलेंट होगा, है कि नहीं? तो दोस्तों दैट्स इट। हैविंग सेड ऑल दिस, अमित लोढ़ा आईपीएस जो करेंटली इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, एक बहादुर ऑफिसर है दोस्तों। इन्हें पुलिस गैलेंट्री मेडल मिला था आफ्टर सक्सेसफुली सॉल्विंग ए नक्सल केस, सर्वाइविंग एन एनकाउंटर। तो बेसिकली बिहार में इन्होंने एक नक्सल केस सॉल्व किया था और एक एनकाउंटर भी सर्वाइव किया है। और इस आईपीएस ऑफिसर को सबसे ज्यादा फेम मिला था जब इन्होंने गब्बर सिंह ऑफ शेखपुरा को कैप्चर किया था। वैसे गब्बर सिंह ऑफ शेखपुरा एक अननेम्ड गैंगस्टर है जिनको कई सारे मर्डर केसेस के लिए पुलिस ढूंढ रहा था, और इनकी ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंस के लिए काफी प्रेज भी किया जाता है। इसलिए तो इनकी स्टोरी से इंस्पायर होके एक वेब सीरीज बना था, है कि? बट अनफॉर्चुनेटली इनके अगेंस्ट अब ऐसा एक एलिगेशन आया है जो कभी होना नहीं चाहिए था। अगर ये एलिगेशन प्रूव हो जाता है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज रैंक इनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।